Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to revise the class 9 chapter Story of Village Palampur of Economics. So introduction to Village Palampur, basically it is a hypothetical, हमने एक hypothetical village consider कर रखा है जिससे कि हम concepts of production और rural economy के बारे में समझेंगे. इस विलेज में मेन एक्टिविटीज जो हैं वो है फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब इनकी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं. फिर रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन, इसमें हमें क्या समझाए गए हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक लेबर एंड कैपिटल इन फिजिकल एंड ह्यूमन फॉर्म्स. देन वी हैव विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप. तो हमें कुछ बेसिक सिनारियो उन्होंने समझा रखा है कि विलेज पालमपुर किस तरह का है. जैसे विलेज पालमपुर खुद एक लाइक मीडियम विलेज हम कह सकते हैं और वो 3 किलोमीटर्स अवे. रायगंज जो है वो थोड़ी बड़ी विलेज से कनेक्टेड है और शाहपुर नियरेस्ट टाउन जो है ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है उससे भी. तो ट्रांसपोर्ट मोड जो इनके पास हैं वो बुलक कार्ट्स, टांगास, ट्रक, जीप्स, ट्रैक्टर्स, मोटर बाइक्स, इस तरह के डिफरेंट वेरी ट्रांसपोर्ट मोड्स भी हैं. फिर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 450 फैमिलीज हैं जिसमें से 80 अपर क्लास फैमिलीज हैं और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है और ब्रिक हाउसेज हैं. फिर जो रेस्ट फिर उसमें से उसके बाद है एससीज या दलित्स, वो 1/3 पॉपुलेशन है और वो यूजुअली उनके पास कम स्पेस है और वो मड और स्ट्रॉ हाउसेज में रहते हैं. कुछ फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो मोस्टली हाउसेज हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है जिससे कि वो अपनी ट्यूबवेल्स और स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं. 2 प्राइमरी स्कूल्स और एक हाई स्कूल है. 1 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी फॉर बेसिक हेल्थ केयर. फिर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की? बेसिकली जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए अपनी गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. फर्स्ट इज लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फॉरेस्ट. और लैंड जो है वो खुद भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. सबसे पहले लैंड और फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फॉरेस्ट. Then we have labor. Labor is can be skilled and unskilled. Skilled for specific tasks like machine operations. Then unskilled for manual tasks. फिजिकल कैपिटल भी अब जो है हमारी वो 2 तरह की है. फिक्स्ड कैपिटल जो इनिशियली या फिर हमारे जो काफ़ी टाइम तक यूज़ हो सकती है और इनिशियली हमें लगानी ही लगानी पड़ती है, जैसे कि अब बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, मशीन्स, टूल्स, ये सब फिक्स्ड कैपिटल हो गया कि इनिशियली ये करना ही पड़ेगा. फिर वर्किंग कैपिटल जो हमें ऑन द होल बिजनेस हम जब रन कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें वर्किंग कैपिटल यूज़ होगी हमारे प्रोडक्शन में, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. जैसे रॉ मटेरियल्स, कैश फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, इस तरह की चीज़ों को. फिर ह्यूमन कैपिटल हम किसे कहते हैं कि अब जो ऊपर के 3 फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लाना, उनसे काम करना. तो उसके लिए जो नॉलेज और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स या फिर जिसमें कि आते हैं लीडरशिप स्किल्स वगैरह, ताकि इन तीनों रिसोर्सेज को जो ऊपर हैं उनको हम एक साथ मैनेज करके उससे अच्छे आउटपुट्स प्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल. इस चैप्टर में हम बेसिकली ऊपर के 3 रिसोर्सेज के बारे में ही बात करते हैं. फार्मिंग इन पालमपुर, उसमें क्या है कि उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले बात करते हैं. तो जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है वहाँ पे वो 200 हेक्टेयर्स है और जो लैंड है वो हमें पता है कि एक नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है हमारे पास और इस विलेज में तो फर्दर कोई एक्सपेंशन का स्कोप भी नहीं है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब जो 150 फैमिलीज़ हैं जो मोस्टली दलित्स हैं वो लैंडलेस हैं. 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ प्लॉट्स हैं. वो भी जब आगे उनके सन्स होते हैं जिन फैमिलीज़ में या उनके जो भी आगे सिबलिंग्स में डिवाइड हो जाता है तो वो 2 हेक्टेयर से और भी ज़्यादा कम रह जाती है. उसके बाद जो 60 फैमिलीज़ हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स, वो मोस्टली उनमें से जो है सम उनमें से भी कुछ एक ही हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा और बाकी 60 फैमिलीज़ के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का है. पर इन 60 फैमिलीज़ में से कुछ एक के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी है. मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर अब हमें जो लैंड है वो तो लिमिटेड है पर अब हमें उसी लैंड से हमें क्या करना है कि हमें अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है. तो सबसे इजी स्टेप है कि मल्टीपल क्रॉपिंग करो. एटलीस्ट 2 क्रॉप्स ग्रो करो और समटाइम्स 3 भी. कॉमन क्रॉप्स क्या हो जाएंगी? खारिफ सीज़न है तो ज्वार बाजरा, राबी सीज़न है तो वीट, इंटर क्रॉपिंग में पोटैटोज,
फिर उसके बाद शुगर केन है, वो अनदर सिग्निफिकेंट क्रॉप है जो कि इस विलेज में रॉ या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म में, प्रोसेस इनटू जैगरी में करके वो बेची जाती है या यूज़ होती है। फिर इरीगेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म्ड इरीगेशन विद इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। अर्लियर पर्शियन व्हील्स वर यूज, नाउ जो 200 हेक्टेयर्स है वो इरीगेटेड है और इससे मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो पा रही है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अब क्या आ गए, इंट्रोडक्शन टू HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो हमारे पास 1960 से आए ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे ना, उनमें इरिगेशन की भी कम ज़रूरत होती थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हम जो थे वो नहीं यूज़ करते थे। पर अब जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई ना, तो इनमें इरिगेशन भी उतना ही ज़्यादा चाहिए और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी, हम ये सब जब यूज़ करने लगे तभी हमारी एक बूस्टेड प्रोडक्शन आई और हमारे पास सरप्लस भी कुछ बचने लगा। तो उसी लैंड से हमारी जो अब यील्ड थी वो ट्वाइस थ्राइस इंक्रीज हो गई थी। जैसे अब यहीं देख रहे हैं हम 1300 kg से 3200 kg पर हेक्टेयर हमारे पास हो गया था। पर इससे कंसर्न्स क्या थे कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिप्लीट हो रही थी, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो रहा था और ये नेचुरल रिसोर्सेज एक बार चले गए तो दोबारा रिवाइव करने और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है फार्म लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर के फॉर्म में जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो वर्क ऑन देयर लैंड विद फैमिली लेबर, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो यूजुअली लैंडलेस लेबर्स को हायर कर लेते हैं। अब चैलेंजेस क्या है लेबर्स के लिए, उन्हें लो वेजेस पे काम करना पड़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने मैंडेटेड करा हुआ है कि ₹300 पर डे होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल और अनसर्टेन है। कैपिटल, स्मॉल फार्मर्स डिपेंड ऑन लोन्स फ्रॉम मनी लेंड। अब कैपिटल भी चाहिए, जब किसी भी को दोबारा अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सभी को चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स के पास तो कोई ऑलरेडी सेविंग्स नहीं है, तो उन्हें मनी लेंडर से लेना पड़ता है जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, और कई बार उन्हें अनफेवरेबल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काम करना पड़ता है ताकि अपने लोन्स रीपे कर सकें। फिर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, उनका क्या है कि उनके पास सेविंग्स होती हैं अपनी सरप्लस प्रोडक्शन से, जो कि वो अगली बार दोबारा अपने फार्मिंग इक्विपमेंट और अदर वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में है वो कौन सी हैं, डेयरी फार्मिंग, कुछ लोग अपनी बफेलोज और रेयर करते हैं जिससे कि मिल्क जो उससे आता है वो बेच देते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल प्रोसेसेस रन बाय द फैमिलीज, कुछ भी, कुछ लोग शुगर केन क्रशिंग मशीन करते हैं, ऐसे सब। शॉपकीपिंग, कुछ लोग सिटीज़ से होलसेल मार्केट से सामान लाकर विलेज में लोगों को बेचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कुछ व्हीकल्स जो है वो गुड्स और पैसेंजर्स को पालमपुर से आसपास के स्मॉल टाउन या विलेज से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी एक ग्रोइंग सेक्टर है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, तो मीडियम और लार्ज फैमिलीज के पास तो फिर भी सरप्लस अमाउंट बचता है क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, तो वो आसपास की मार्केट्स में भेज देते हैं, वो अपने प्रॉफिट से इक्विपमेंट खरीदते हैं, लोन्स देते हैं स्मॉल फार्मर्स को और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेव भी कर लेते हैं। वहीं जो स्मॉल फार्मर्स है उनका मोस्टली, उनके पास थोड़ा ही होता है और उनका मोस्टली अपना खुद की फैमिली की कंजम्पशन के लिए रखा जाता है। एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स अब क्या हैं यहाँ पर कि जो डिप्लीटिंग सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर है वो है हमारे ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, केमिकल इनपुट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, अब लैंडलेस लेबर्स और स्मॉल फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है फाइनेंशियली। मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स जो है वो मोस्टली रिसोर्सेज और प्रॉफिट्स को कंट्रोल करके बैठे हैं। नीड फॉर नॉन फार्म ग्रोथ, डाइवर्सिफाइंग रूरल इकोनॉमी फॉर एक्सपैंडिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फार्मिंग। हमें एक नॉन फार्म ग्रोथ की भी ज़रूरत है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे ही ना डिपेंड करें। जैसे इसी विलेज में ऑलमोस्ट 75% पीपल जो हैं वो फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं। एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट एक्सेस और मार्केट कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत है हमें। की टेकअवेज क्या आते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी ध्यान रख सकें। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा ग्रो करवानी चाहिए। रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट एक्सेस। थैंक यू।